फ्रेंड्स, आप सभी प्रशिक्षुओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि आपके दीक्षा ऐप के मॉड्यूल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दिए गए हैं। तीनों मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले कि कुछ वीडियोस में मैं आपको मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन सभी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं लगभग करा चुकी हूँ। अगर कोई एक आध बाकी है तो आप लोग ज़रूर याद दिलाएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को कंप्लीट करेंगे एक साथ एक ही वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। यानी क्या कारण है कि अगर पानी में लकड़ी डुबो दी जाए तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का विसर्जन। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन वहाँ पर होता है। इसी वजह से यदि हम कोई पेंसिल या कोई लकड़ी पानी में डुबोए तो वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस होता है किनारों पर मोटा और बीच में पतला, या फिर किनारों पर पतला और बीच में मोटा, या सभी जगह से एक समान मोटाई का, या विकल्प क और ख दोनों सत्य है। तो जो उत्तल लेंस होता है गाइस, वो किनारों पर पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। उसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला, ठीक है। और ये ऑप्शन हमारा बी के साथ मैच करता है, तो हम बी को करेक्ट मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या समतल और उत्तल दोनों दर्पण का। दोस्तों, जो प्रकाश की किरणें होती है उनको केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल होता है उभरा हुआ, धंसा हुआ, या समतल और धंसा हुआ। दोस्तों, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल लगा होता है वह कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। अभी तो हमने जाना उत्तल लेंस कैसा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण की बात करें तो उसका परावर्तक तल कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो सहायक होती है बोलने में, देखने में, सुनने में या दौड़ने में। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश कैसी ऊर्जा होती है? जो देखने में मदद करती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तो इन चार ऑप्शन में से सूर्य जो है वो प्राकृतिक स्रोत होता है प्रकाश और ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यदि ऐसा प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र के परे, या ध्रुव के दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में उसकी स्थिति होनी चाहिए वस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या सभी दर्पण का? तो सभी का तो नहीं कर सकते, लेकिन अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ट्रक की हेडलाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? दोस्तों, बाय डिफॉल्ट सभी के सभी ऑप्शंस में 90 डिग्री दिया गया है।
तो यदि हम इनमें से फोर्थ वाला ऑप्शन चुनते हैं तभी हमारा सही होगा, लेकिन अगर शुरुआती तीनों में से कोई सा हम चुने तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आने थे। बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह 90 हो गया है, तो आप ऑप्शन नंबर डी ही चूज़ करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, या अभिलंब से दूर हटती है, या अभिलंब की दिशा में जाती है, या तीनों सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन इसमें थे, 10 क्वेश्चन थे और 10 के 10 के जवाब हमने दे दिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। सबमिट करते हैं और अपना स्कोर जानते हैं। दोस्तों स्कोर आपके सामने है, हमने पूरा स्कोर किया है, 10/10 हमारा स्कोर है। सो बहुत अच्छे। अब हम अगले मॉड्यूल पर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेकंड मॉड्यूल के कंप्लीट करेंगे। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को बिल्कुल थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है वीडियो से तो लाइक ज़रूर किया करिए, भूलिए मत लाइक करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तभी हमें पता चलता है कि क्या जो मैटर हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आप लोग पसंद नहीं करते हैं तो वो हमें उसी चीज़ से पता चलता है कि अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी इसका मतलब इस तरह की क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो लाइक करके अपना सहयोग ज़रूर जताया करें ताकि आगे भी हम आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहे। तो चलिए गाइस सेकंड मॉड्यूल से शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सेकंड यूनिट ऊष्मा का ये मॉड्यूल है, यानी सेकंड असाइनमेंट है जिसको हम अब लगाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कथन देखते हैं, उसके बाद बताएंगे सत्य है या नहीं। जब किसी निकाय से परिवेश को ऊष्मा दी जाती है तो परिवेश का तापक्रम बढ़ता और निकाय का ताप घटता है। इस क्रिया को ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। तो यह कथन तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा भी देख लेते हैं। जब किसी परिवेश से निकाय को ऊष्मा प्राप्त होती है तो परिवेश का तापमान घटता है और निकाय का तापक्रम बढ़ता है, तो इस क्रिया को ऊष्माशोषी क्रिया कहते हैं। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो हमने देखा कि दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हम टिक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। दूसरा प्रश्न है, किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, एल्यूमिनियम, बर्फ, जल या अल्कोहल। तो इनमें से जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संबंध सही है। 1 कैलोरी बराबर होती है 4.186 जूल के, 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी के, और 1 किलो कैलोरी बराबर होती है 1000 कैलोरी के, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों तीनों समूह सही है, तीनों संबंध सही है, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की सबसे तीव्र गति से किसमें होती है। ऊर्जा के संचरण की सबसे तीव्र गति किसमें होती है, ये आपको बताना है। चालन, संवहन, विकिरण या उपरोक्त सभी। तो क्या बताएंगे आप, विकिरण में। ठीक है, सबसे अधिक तीव्र गति किसमें होती है, विकिरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय चालकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि चालकता सबसे अधिक लकड़ी स्टील की होती है, फिर उसके बाद लकड़ी की, फिर पानी की। तो ये संबंध आपको इन चारों में से चुनना है कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पर सही बनी हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा होती है स्टील में, फिर पानी में और उसके बाद लकड़ी में। तो यही इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरंगों में से किसे ऊष्मीय ऊर्जा की तरंगे कहा जाता है। रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे या दृश्य प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा अवरक्त तरंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कमरे में धातु की मेज पर गर्म चाय का एक कप किस प्रकार अपनी ऊष्मा खो देता है। चालन की वजह से, या संवहन, या फिर विकिरण, या उपर्युक्त सभी।
दोस्तों ऐसा होता है इन सभी के कारण, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है विशिष्ट ऊष्मा है 1 मिनट में संचारित ऊष्मा की मात्रा या वह विशिष्ट तापमान जिस पर ठोस पदार्थ अवस्था में होता है और किसी पदार्थ में के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा या 1 गैलन पानी द्वारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यही इसका सही ऑप्शन होगा। खाना पकाने वाले बर्तन काले रंग का होता है क्योंकि काली सतह वाले पदार्थ अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे ही हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है क्या कैलोरी पर ग्राम, जूल पर सेंटीग्रेड या जूल पर किलोग्राम सेंटीग्रेड या किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिया गया है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 थे, आंसर भी हमने 10 किए हैं और स्किप कोई भी नहीं किया। चलिए सबमिट करते हैं और अपना स्कोर जानते हैं। दोस्तों हमने सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए अब तीसरे मॉड्यूल पर चलते हैं बिना किसी देरी किए। बहुत अच्छे दोस्तों, हमने दोनों मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरे की बारी है। चलिए फटाफट से लगाते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? दिबांग घाटी, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य या कुंभलगढ़ या फिर भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। इसका सही जवाब होगा केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। अगले प्रश्न पर चले तो पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2, CH4, O3 या SO2। दोस्तों CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है, इनमें से कोई सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है क्या? CO2, CaCO3 या जिप्सम या बोझा चूना। दोस्तों इसकी अंतिम जो प्रक्रिया होती है, उसका अंतिम उत्पाद जो बनता है वो कौन सा है? इनमें से जिप्सम। ठीक है, जिप्सम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस देश में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सही जवाब होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लार्क बी बॉर्निंग पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण या फिर खेल। तो यह संबंधित है दोस्तों खेल से। ठीक है, किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोग का निर्माण होता है, यानी किस किस से मिलकर बनता है स्मोग? कोहरे और NO2 से या धुएं कार्बन डाइऑक्साइड से या धुएं और कोहरे से मिलकर या प्लास्टिक से बनता है। तो इसमें सबसे सही और बढ़िया आंसर कौन सा होगा? धुएं जमा कोहरे से मिलकर बनता है क्या? स्मोग। ठीक है, लॉक करते हैं इसको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? SO2 या CO या NO2 या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी कैसे प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक है। अगले प्रश्न में पूछा गया है ओजोन है एक गैस, परत, अम्ल या फिर छिद्र। दोस्तों ओजोन क्या होती है? एक परत होती है। ओजोन परत है ना हमारे वायुमंडल में, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत अधिक नुकसान पहुँचाती है, उसी ओजोन लेयर की बात यहाँ पर की गई है। किस देश में सबसे पहले प्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? नॉर्वे में, स्वीडन में, इंग्लैंड में या फ्रांस में। दोस्तों इंग्लैंड में सबसे पहले अम्लीय वर्षा हुई थी। ठीक है, एसिड रेन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल पानी के साथ वर्षा के रूप में बरसते हैं? कार्बनिक अम्ल,
HCr या H2SO4 एवं HNO3 या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 एवं HNO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है कौन सी? CH4, CFC, H2 या O2? तो इसका सही जवाब होगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2, CH4 या SO2, NO2, O3? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 एवं CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड या ओजोन या CO2 या फिर CO? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है। अगले प्रश्न में पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? 1982, 1986, 1990 या 1994? तो 1986 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है? अजैविक घटक पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पशु, पौधा, जल, कवक। दोस्तों अजैविक घटक पूछा गया है, लेकिन अगर बात करें पशु, पौधा और कवक ये सभी जैवीय है, तो अजैविक यानी जिसमें जीव नहीं है तो वह कौन सा होगा? जल। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है? इस बार जैविक बताना है। तो वायु, सूर्य और जल कैसे होते हैं? अजैविक होते हैं। लेकिन जैविक बताना है तो कवक कैसा होता है? जैविक घटक होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने बल दिया था? जोसेफ फूरियर या MS स्वामीनाथन या रॉबर्ट हुक या JC बॉस? इसका सही जवाब है जोसेफ फूरियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1940, 1973, 1982 या 1974 को? तो ऑप्शन नंबर डी 1974 में पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी डेट आपको बतानी है। 1 जनवरी, 2 दिसंबर, 5 जून या 16 सितंबर? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, वह है भौतिक तंत्र, जैविक तंत्र, भौतिक एवं जैविक तंत्र या भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तंत्रों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से? तो यही सबसे बड़ा जो ऑप्शन है इसका यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे 20 प्रश्न पूछे गए थे इस मॉड्यूल में और सभी के उत्तर हमने दिए हैं। देखते हैं कितना हम लोग सही कर पाए हैं, उसके लिए हम सबमिट कर देते हैं। तो स्कोर बिल्कुल आपके सामने है। हमने सभी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से सही किया है। आप लोग जल्दी से अपना मॉड्यूल पूरा करिए, फिर आगे के कंटिन्यू करते हैं और अपना रेस्पॉन्स लाइक और कमेंट करके ज़रूर दें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को आगे भी क्लासेस इस तरह की चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।